हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने विकास की अवधारणा की शुरुआत की है, जिसमें हम शैशवावस्था बाल्यावस्था का अध्ययन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे हम किशोरावस्था का, जिसकी आयु कितनी है हमारी 12 से 18 वर्ष। तो जैसा कि दोस्तों हमने शैशवावस्था में सर्वप्रथम उसके उपनाम जाने थे, उसके बाद शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अवस्था की विशेषताएं, अवस्था संबंधी मनोवैज्ञानिकों की प्रमुख परिभाषाएं, व उसके बाद अंत जो था हमारा या अंतिम जो टॉपिक था वह हमारा शिक्षा संबंधी था कि भाई किस अवस्था में किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसी क्रम में हम इस अवस्था का भी अध्ययन करेंगे। तो चैनल पे जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। वह वीडियोस क्या करें, अपने दोस्तों में आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो जैसा कि आगामी परीक्षा के संदर्भ में हम क्या इसका शुरुआत करी है हमने, जो कि बहुत जल्द पाठ्यक्रम अपना पूर्ण करके इसके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे हम। तो चलिए समय न गवाते हुए बहुत जल्द हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसका नाम है हमारा क्या, किशोरावस्था। तो बड़े ही महत्वपूर्ण व अधिक पूछे जाने वाली अवस्था है हमारी ये। इस अवस्था से कुछ अधिक ही प्रश्न आते हैं अन्य दोनों की तुलना में, क्योंकि तीनों अवस्थाओं की यदि हम तुलना करें तो तुलना के आधार पर यदि हम बात करें तो किशोरावस्था जो है वो सबसे कठिन काल कहा जाता है इसके लिए, जो कि इसके उपनाम संबंधी अभी हम व्याख्या करेंगे इसकी, आप जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं किशोरावस्था की। जैसा कि मैंने बताया कि इसका समय हमारा जो है वह क्या है ना, 12 से 18 वर्ष, अर्थात इसके बीच हम जो अध्ययन करते हैं वो 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का हम अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम इसके उपनाम की बात करें तो उपनामों में जैसे पहला नाम है हमारा क्या, तनाव। तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था, इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे ट्रिपल एस, इसे ट्रिपल एस एज भी कहते हैं। अब देखिए क्या है हमारा तनाव की अवस्था। देखिए इस अवस्था का बच्चा मतलब 12 से 18 के बीच का जो बालक है, बालक या बालिका, कि 12 से 18 के बीच का जो शिशु है, बालक है हमारा, यह बालक कैसे रहता है, एक तनाव की अवस्था में रहता है। वह तनाव विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। वह तनाव बच्चे की मानसिकता समाज के बीच हो सकता है हमारा। वह तनाव बच्चे की मानसिकता व परिवार के बीच हो सकता है। वह तनाव बच्चे की मानसिकता व विद्यालय के बीच हो सकता है, सहपाठियों के बीच हो सकता है। अर्थात इस अवस्था का बच्चा कैसे रहता है, एक तनाव में रहता है। वह तनाव उसके भविष्य से संबंधी हो सकता है कि मुझे भविष्य में क्या बनना है, मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। ये प्रमुख बहुत से अनेकों बिंदु ऐसे रहते हैं जिन बिंदुओं में क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में क्या रहता है, एक तनाव उत्पन्न रहता है। वह तनाव उसके भूतकाल से संबंधी हो सकता है, वह तनाव उसके वर्तमान से संबंधी हो सकता है, वह तनाव उसके भविष्य से संबंधी हो सकता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, बच्चे की तूफानी अवस्था, इसकी तनाव की अवस्था कहते हैं। चलिए देखें दूसरा क्या है, तूफानी। जैसे हम आज कुछ तूफानी करते हैं तो ये क्या है, ये एक तूफानी अवस्था है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है, इस अवस्था में बहुत सक्रिय रहता है। सक्रिय रहने के साथ साथ वह प्रत्येक कार्य को क्या है, बहुत गति के साथ, ये बहुत जल्द ही करना चाहता है। इसलिए से क्या कहते हैं, तूफानी अवस्था कहते हैं। तीसरे क्या है हमारा, संघर्ष। अब देखिए संघर्ष क्या है, संघर्ष चूंकि हमारे जीवन में आज तक चल रहा है, हमारे और आपके जीवन में क्या है, आज तक संघर्ष बना हुआ है, और हम क्या है उस संघर्ष की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत यदि हम बात करें तो शुरुआत जो है हमारी वो 12 से 18 के बीच में ही होती है। 12 से 18 के बीच में ही होती है हमारी। ये संघर्ष उसके भविष्य से संबंधी होती है, उसके वर्तमान से संबंधी होती है हमारी, कि आखिर बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहता है, आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी मर्जी का करूं या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार की मर्जी करूं, या मैं वह करूं जो समाज चाहता है। ये क्या है, एक संघर्ष बना रहता है। या अपनी सफलता की ओर क्या जो मेहनत है, उस मेहनत के रूप में क्या करता रहता है बच्चा, एक संघर्ष करता रहता है। हो सकता है वह ऐसा संघर्ष करता हो कि वह किसी गलत रास्ते पे गया, वापस आने का संघर्ष कर रहा है, या अपने जीवन में वह सफल होने का संघर्ष कर रहा है। अर्थात ये अवस्था कैसी है, इस अवस्था में तनाव, तूफान, संघर्ष आदि बिंदु क्या रहते हैं, उसमें संलिप्त रहते हैं या लगे रहते हैं साथ में। चलिए दूसरा जानते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा जीवन का कठिन काल। अब चूंकि जीवन का कठिन काल क्यों है ये,
तो कठिन काल की यदि हम बात करें तो एक कठिन काल इसलिए है क्योंकि इस अवस्था का बच्चा अब इस ऐसी उलझन में पड़ा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उसके सहपाठी, उसके मित्र, ये एक ऐसे पड़ाव पर होता है बच्चा कि इस पड़ाव में आके एक असंतुलन सा रहता है कि मैं अच्छाई की ओर बढ़ूं या किसकी ओर, कठिन ये बुराई की ओर बढ़ूं। अर्थात ये अवस्था कैसी एक कठिन अवस्था है, कठिन काल है। इस अवस्था का बालक इस कठिनाई में, इस दुविधा में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है हमारा बसंत काल। बसंत काल मैंने बताया जैसे बसंत समय में क्या होता है, बसंत ऋतु में क्या होता है, हरियाली ही हरियाली होती है। ऐसे ही इस अवस्था का बच्चा जब बसंत काल इसलिए कहा जाता है इसके लिए क्योंकि इस अवस्था के बच्चे में क्या रहता है, उसका एक विषमलिंगी प्रेम, उसका विषमलिंगी प्रेम है, उस प्रेम की ओर बढ़ जाना, उसका तो अट्रैक्ट होना, विषमलिंगी प्रेम की ओर क्या होना, उसे अट्रैक्ट होना। व अन्य बहुत से सारे बिंदु रहते हैं हमारे कि जिन बिंदुओं की वजह से क्या कहते हैं, उसके लिए हम बसंत काल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा अमूर्त चिंतन। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है हमारा ये भी, अमूर्त चिंतन। अब देखिए इस अवस्था का बच्चा क्या रहता है, एक अमूर्त चिंतन में खोया रहता है हमारा, यह कल्पना कह सकते हैं इसके लिए, ये कल्पना में डूबे रहना, या कल्पना में जी रहना हमारा, ये क्या अमूर्त चिंतन। अब बच्चा क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से बैठा हुआ है, अमूर्त चिंतन कर रहा है, सोच रहा है कि मैं एक पल में तो क्या डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया हूँ तो मैंने एक कार खरीद ली है, मैं गाँव गाँव जा रहा हूँ, पेशेंट को देख रहा हूँ, तुरंत पर्दा चेंज होता है, फिर क्या है मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ। ये क्या है, ये इस प्रकार की कल्पना में डूबना, क्या हो ना, एक कल्पना में डूबना, अर्थात जो समक्ष नहीं है, जो सामने उसके नहीं है, उसके बारे में क्या करना, विचार करना, चिंतन करना, क्या कहलाता है हमारा अमूर्त चिंतन। अब देखिए जैसा कि यहाँ ये अमूर्त चिंतन है, यहाँ क्या है अमूर्त चिंतन। और आपने देखा था कि प्रीवियस क्लास में कि जो बाल्यावस्था थी, उस बाल्यावस्था में वहाँ क्या था, ये मूर्त चिंतन। जैसा कि मैंने बताया था कि बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है कि निर्देश भ्रमण कर रहा है और कहीं जा क्या हुआ कि लकड़ी वाले दुकान पे खड़ा हो गया, लकड़ी देखने लगा, ये क्या है, मतलब अर्थात जो दिख रहा है उसी के बारे में क्या देखकर चिंतन कर लेना। तो बाल्या में क्या होता है मूर्त चिंतन, जबकि किशोरा में क्या होता है हमारा अमूर्त चिंतन होता है। बाल्या में कैसा मूर्त और हमारा किशोरा में अमूर्त चिंतन होता है। अगला देखते हैं क्या है, अगला है दल भक्ति या समूह की भावना। अब इस अवस्था का बच्चा क्या चाहता है, मैं एक गैंग बना के रहूं, अपना एक दल बना के रहूं, उस दल का क्या हूं, मुखिया भी मैं ही हूं, उस दल क्या हूं, मुखिया भी मैं ही बन के रहूं, या एक समूह बना के रहूं, अपने एक गैंग बना के रहूं, उस गैंग का लीडर नेता जो है क्या हूं, मैं रहूं हमेशा। इसलिए से क्या कहते हैं, दल भक्ति की अवस्था कहते हैं। चलिए अगली क्या है, अगली है तनाव प्रबल दबाव की अवस्था। जैसे मैंने बताया तनाव के लिए व्याख्या किया आपने आपके सामने कि तनाव, अब इस अवस्था के बच्चे के अंदर क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न रहते हैं कि वह बच्चा चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का काम करूं, लेकिन भाई क्या चाहता है, भाई चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का कार्य करूं लेकिन अपनी मर्जी का कार्य नहीं करता। भाई कहता है एक तनाव में रहता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे परिवार के लिए मान्य है नहीं है, मेरे समाज के लिए मान्य है या नहीं है, अर्थात उसके ऊपर क्या रहता है, एक तनाव बना रहता है। जैसे बहुत से उदाहरण हैं इसके हमारे, जैसे परिवार में होता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कि जीवन में यही तुम्हारा समय है, यही तुम करते रहोगे, कि आगे तुमको सफल नहीं होना है, देखो पड़ोसी शर्मा जी की बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये क्या है। अब भाई बड़ा चिंता कर रहा है इस बात की आखिर मैं क्या करूँ, किस प्रकार से क्या हूँ सफल हो जाऊँ, ये क्या है उसके एक तनाव है उसके लिए, जो कि उसके मस्तिष्क में, उसके मानसिक रूप से क्या रहता है, तनाव में डूबा रहता है। आगे क्या है इसके साथ कि प्रबल दबाव। प्रबल दबाव ये कि भाई उसको प्रतिदिन उदाहरण मिलता है किसका, कि शर्मा जी के बेटे का, कि शर्मा जी के बेटा देखो क्या हो गया, डॉक्टर बन गया, और तुम्हारे साथ ही पढ़ा था, तुम कुछ भी नहीं बन पाए। तो क्या है, ये एक प्रबल दबाव है कि शर्मा जी के बेटे जैसा मुझे बनना ही है। ये क्या है, ये एक प्रबल दबाव है, उसके ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है कि मुझे शर्मा जी के बेटे के जैसा बनना है। तो ये शर्मा जी के बेटे के जैसा बनने के लिए भाई क्या है, एक तनाव में है। तो ये तनाव दबाव क्या रहते हैं, एक साथ उसके ऊपर कार्य करते हैं हमारे। अगली क्या है, अगली है उथल पुथल की अवस्था। उथल पुथल या उलझन की अवस्था। उथल पुथल या उलझन की अवस्था इसलिए कहते हैं इसके लिए कि जैसे बच्चा अब एक अटपटी अवस्था में है। अब क्या है, ये उथल पुथल या उलझन में है कि भाई मैं शर्मा जी के बेटे जैसा बनूं, या मैंने जो अपनी पढ़ाई की है मैं उसके अनुसार क्या करूं, उसके अनुसार अपनी लाइन चूज़ करूं मैं। अब बच्चा क्या है, बड़ा अटपटा है कि परिवार जन जो है, उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई शर्मा जी के बेटे जैसा मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन
मैं बनना क्या चाहता हूँ, इंजीनियर। मेरा इंटरेस्ट क्या है, हमारा सपोज करिए मान लीजिए कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या चाहते हैं, परिवार वाले लोग चाहते हैं कि मैं शर्मा जी के बेटे की तरह डॉक्टर बनूँ। अब क्या है, ये एक उलझन रहती है कि अगर मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, ये उथल पुथल उसके जीवन में होती रहती है। इसे क्या कहते हैं, उथल पुथल की अवस्था या अटपटी अवस्था, या इसे उलझन की अवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, विद्रोह। अब देखिए क्या है, विद्रोह की अवस्था। विद्रोह की अवस्था इसलिए कहते हैं कि बच्चा चाहता है अपनी मर्जी का करने का, लेकिन परिवार चाहता है कि हम जो चाहते हैं वह हो। अब बच्चा क्या है, इस कंडीशन में दोनों में विद्रोह होगा। दोनों में क्या होगा, विद्रोह। बच्चा अपनी मर्जी चलाएगा, परिवार अपनी मर्जी चलाएगा। इस कंडीशन में दोनों में क्या होगा, विद्रोह उत्पन्न होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विद्रोह की अवस्था। अगली क्या है, संवेगों की आयु। संवेगों की आयु। अब क्या संवेग हैं, उसके अंदर बहुत सारे संवेग हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बच्चा क्या कहता है ना, जने नॉर्मली कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। ये क्या है, संवेग। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये क्या है, उसके संवेग हैं। और वो भी क्या है, सब खोखले संवेग हैं। सब क्या है, एक खोखले संवेग हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, संवेगों की आयु। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि इस आयु में जो संवेग होते हैं, उन संवेगों की होती है हमारी अधिकता। उन संवेगों में क्या होती है, अधिकता। तो अधिकता होने के कारण कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक विशेषता होती है, इसे कहते हैं अहम की भावना, अहंकार जिसे कहते हैं। तो इस अहम की भावना की वजह से ही, अहम की भावना जो है वो एक संवेग की वजह से ही होती है। क्यों, क्योंकि संवेगों की होती है अधिकता यहाँ पे, कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। हालांकि जानता है चांद क्या है, तारे क्या है, सबसे परिचित है, ठीक है। या मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, जानता है जमीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी क्या है, अपने संवेगों के आधार पर इसे बखान करता है, कहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, संवेगों की आयु। अगली क्या है, अपराधी उम्र। अगली अपराधी उम्र। अब देखिए ये क्या है, जब बच्चे के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि खर्चे ना मिले, आवश्यकता के अनुसार उसे स्वतंत्रता ना मिले, आवश्यकता के अनुसार उसकी अन्य ज़रूरतें पूरी ना हो, इस कंडीशन में बच्चा क्या करता है, बच्चे के मानसिक स्तर पर या उसके मस्तिष्क में क्या होता है, एक अपराध जन्म लेता है। और अपराध को जन्म लेने के साथ साथ यदि उस पर नियंत्रण ना हो समय के रहते हुए, तो क्या होता है, बच्चा एक अपराधी बन जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे अपराधी उम्र कहते हैं। लेकिन कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि यदि उस पर कंट्रोल ना हो, तो यदि नियंत्रण हो जाता है तो क्या है, वह अपराध से बाहर निकल जाता है या मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं कौन सी, आगे हमारी सुंदर अवस्था। देखिए सुंदर अवस्था क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण है टॉपिक है हमारा, इसका उपनाम है हमारा। और सुनहरी ये भी काफ़ी पूछा जाता है हमारा। देखिए सुंदर अवस्था क्या है, जनरली क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा, चाहे वह बालक हो या गर्ल्स हुई या बॉयस हो, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं इसे, क्या करते हैं जनरली, कहीं शादी पार्टी में जाने से पहले अपने आप को क्या करना, पूरा डेकोरेट करते हैं ना, फिट करते हैं, क्या कहीं कोई कमी तो नहीं है। हाथ में कंघी होगी, एक छोटा सा दर्पण होगा साथ में रखा हुआ, हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के बाद या हर 10 20 30 मिनट के बाद बार बार क्या करना, हेयर ठीक करना, ये सब क्या है। और गर्ल्स की बात करें यदि, तो उनकी क्या अलग अलग हेयर स्टाइल करना, ये सब कैसी हैं, ये सारे लक्षण ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं किस अवस्था में आके, हमारे किशोर अवस्था में आके। इसलिए इस अवस्था क्या कहते हैं हम, सुंदर अवस्था कहते हैं। देखिए दूसरा है सुनहरी, दोनों शब्दों में फ़र्क है। सुनहरी अवस्था क्या है, सुनहरी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में आकर बच्चा, ये जो बालक है, बालक क्या होता है, अपने यार दोस्तों के साथ उछल कूद करता है, पूरी मौज मस्ती करता है, फुल एंजॉय करता है। तो इस फुल एंजॉय के करने के साथ साथ इस अवस्था का कहते हैं हम एक सुनहरी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं, प्रमुख उपनाम हैं किशोरावस्था के, कि जो कि पूछे जाते हैं हमारे अधिकांश पेपरों में आते हैं। ऐसा आपका टैट हुआ या सी टैट हुआ, सी टैट दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये इसके उपनाम। इसके उपनाम कह लो या इसके प्रमुख नाम कह लो, कि इन नामों के बारे में बहुत अधिक पूछा जाता है। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। चलिए आइए अब देखते हैं इसके हम शारीरिक विकास क्या है, कि कितना शारीरिक विकास हो जाता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के लिए हम बात करें तो इस अवस्था में फिर तो वो बालक और बालिका दोनों का विकास हो रहा है, बालक और
बालिका। यदि हम बालक और बालिका की यदि हम बात करें तो भाई इन दोनों का जो भार है, इन दोनों का भार है, इन दोनों के भार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। के भार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ये बढ़ोतरी लगभग लगभग यदि हम बात करें तो लगभग 25 पाउंड, लगभग कितना, 25 पाउंड का आ जाता है इन दोनों के भार में अंतर। इन दोनों के भार में क्या आ जाता है हमारा, लगभग 25 पाउंड का अंतर आ जाता है। ये तो रहा किसकी बात, इसके भार की बात। यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई के बारे में, यदि किसकी बात करूँ मैं, इसकी ऊंचाई के बारे में, मतलब ऊंचाई मतलब ये लंबाई। तो क्या होता है, लगभग यदि हम बालक की बात करें तो, यदि हम बालक की बात करें तो बालक का लगभग लगभग माना जाता है कि 18 वर्ष, कि 18 वर्ष तक वह अधिकतम अपनी जो हाइट है उस हाइट को क्या कर सकता है, अधिकतम हाइट के लिए कंप्लीट कर लेता है, या अधिकतम हाइट उसकी हो जाती है। यदि हम बात करें किसकी, बालिका की, लड़की की, यदि हम बालिका की बात करें तो बालिका की लगभग 16 वर्ष, बालिका की लगभग 16 वर्ष तक की क्या होती है, 16 वर्ष तक उसकी लंबाई हो जाती है, जितनी अधिकतम उसकी होनी है। ठीक, इसके बाद ये रही इसकी ऊंचाई, रही इसकी भार रहा। और यदि हम बात करें इसके बाद हड्डियाँ, कि हड्डियाँ कितनी, तो हड्डियाँ जैसे बाल्या में क्या थी, बाल्या में बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थिर। स्थिर क्या होती है, कितनी, तो 206, कि लगभग क्या होती है, 206 हड्डी पूरी हो जाती हैं। और जानते हैं इसके बारे में, जैसे दांत, दांतों की संख्या, तो दांतों की संख्या के बारे में यदि हम जाने, लगभग कितने, लगभग 28 दांत हो जाते हैं इस समय तक। और यदि हम बात करें इसी क्रम में आगे, तो है हृदय धड़कन, ठीक नहीं, हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन वही हमारी कि 1 मिनट में कितना, लगभग 72 बार, लगभग कितना, 1 मिनट में हमारा 72 बार। तो ये है कुछ इनकी शारीरिक विकास की लगभग लगभग भार। यदि हम दोनों की बात करें, बालक और बालिका की, तो लगभग 25 पाउंड क्या होता है, दोनों के भारों में अंतर आ जाता है। यदि हम ऊंचाई की बात करें, लंबाई की या हाइट कह सकते हैं, तो बच्चे की जो हाइट होती है वो बालक की लगभग 18 वर्ष तक बढ़ती है और बालिका की लगभग 16 वर्ष तक अधिकतम हो जाती है, जितना होना होता है। ये एक सामान्य है, ये क्या है, एक सामान्य गुण है। उसके बाद बात करें हड्डियों की, तो हड्डियों की संख्या लगभग 206। दांतों की बात करें तो दांत उसके लगभग 28 हो जाते हैं। और हृदय धड़कन की बात करें यदि, तो हृदय धड़कन 1 मिनट में कितना, हमारी 72 बार होती है। ये है कुछ शारीरिक विकास। आइए इसी क्रम में आगे जानते हैं। तो आगे आते हैं हमारे कौन से, आगे आते हैं जैसे हमारे मानसिक विकास। आगे क्या आता है हमारा, आगे आता है हमारा मानसिक विकास। देखिए मानसिक विकास कितना हो जाता है इस अवस्था में। तो मानसिक विकास की यदि बात करें तो ये तार्किक शक्ति या तर्क करने की शक्ति जिसे कहते हैं हम। तो ये जो तर्क करने की शक्ति है, ये शक्ति लगभग लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। पूर्ण का मतलब पूर्णतः विकसित, लगभग कितनी, लगभग पूर्ण विकसित। ये रहा शारीरिक विकास। दूसरा देखते हैं मानसिक विकास। दूसरा क्या हमारा, मानसिक विकास। आइए मानसिक विकास के बारे में जानते हैं कि मानसिक विकास क्या है। तो मानसिक विकास की बात करें तो पहला, हम क्या करें, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में से हम ले लें ध्यान शक्ति। ध्यान शक्ति यदि हम और बात करें तो इसकी तर्क शक्ति, ध्यान शक्ति, तर्क शक्ति, और हमारे यही से बुद्धि का अधिकतम विकास। और क्या, बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास। क्योंकि वुडवर्थ ने भी ऐसा ही माना है कि लगभग 15 से 20 वर्ष तक का जो बालक है, 15 से 20 का मतलब क्या, हमें लगभग किशोर अवस्था में ही माना जाता है उसे भी, कि लगभग 15 से 20 वर्ष का जो बालक है, इस बालक का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है। वुडवर्थ का मानना ये था कि 15 से 20 वर्ष तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है या हो जाता है। तो ये देखिए क्या, ध्यान शक्ति। तो ये ध्यान शक्ति है, मतलब क्या है, जो उसका केंद्र करने की शक्ति है, वह ध्यान शक्ति लगभग किशोरावस्था में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाती है हमारी। ऐसे हम बात करें तर्क शक्ति, तो जो तर्क करने की प्रवृत्ति या तर्क
की शक्ति जो थी वो उत्पन्न कहाँ से हुई थी, शैशवा से हो गई हमारी। सक्रिय किस्म हो जाती है, ज़्यादातर बाल्या में रहती है, लेकिन पूर्णतः विकसित की यदि बात करें तो पूर्णतः विकसित किस्म हो जाती है हमारी किशोरावस्था में हो जाती है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का अधिकतम अधिकतम का होता है जितना विकास होना होता है या उसका अधिकांश भाग, जैसे मान लीजिए ये है तो ये क्या है इसका कि अधिकांश भाग क्या होता है इस अवस्था में हमारा हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे हमारे किशोरावस्था से संबंधित। आज हमने अध्ययन किया किसका, किशोरावस्था का, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था के प्रमुख नाम तो लगभग 10 से 12 नाम इसके जो प्रमुख हैं, इन नामों से अधिकांश प्रश्न क्या होते हैं हमारे बनते ही हैं। और इसमें हमने पढ़ा क्या, शारीरिक विकास होता है इसका, मानसिक विकास। इसी क्रम में हम अगले लेक्चर में जानेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किशोरावस्था संबंधी प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, किशोरावस्था में बालक के लिए किस प्रकार से क्या शिक्षा दी जानी चाहिए। इन प्रमुख जो 3 बिंदु हैं हमारे, इन 3 बिंदुओं का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहिए हमारे भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।